यस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज का हमारा ये जो चैप्टर है जो चल रहा है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। हम बात कर रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, और इसमें डिस्कशन कर रहे थे रिप्रोडक्टिव आर्गैन के बारे में, राइट। रिप्रोडक्टिव आर्गैन में बेटा हम लोगों ने मेल आर्गैन की बात कर लिया है, ठीक है। किसकी बात कर लिया है? हम लोगों ने मेल आर्गैन के बारे में पढ़ाई कर लिया है, और आज हम चर्चा करने चल रहे हैं किस पर? आज हमारी जो चर्चा है वो होगी किस पर? फीमेल आर्गैन पर। और जो फीमेल आर्गैन है, ये जो फीमेल आर्गैन है इसको हम नाम देते हैं पिस्टिल, और डायग्राम आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। आपको पता है कि फीमेल आर्गैन के लिए एक टर्म यूज करते हैं गायनोसियम, परंतु गायनोसियम जो होता है वो कलेक्टिव होता है एक टर्म, और यहाँ पर जो पिस्टिल है वो गायनोसियम की स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। यहाँ पर डायग्राम में आपके सामने जो बोर्ड पर बना हुआ है, ये स्ट्रक्चर जो है एक पिस्टिल का है। दिस स्ट्रक्चर इज़ अ सिंगल पिस्टिल। और एक पिस्टिल की अगर हम बात करें तो इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं उसमें स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है, ओवरी होता है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर अगर हम बात करें तो पिस्टिल के लिए हम पिस्टिल को माइक्रो स्पोरोफिल, मेगा स्पोरोफिल भी बोलते हैं। द टर्म मेगा स्पोरोफिल is also used for pistil. A complete pistil can be considered just like the structure you have seen in the case of pteridophytes. टेरिडोफाइटा में जैसे आपने और जिम्नोस्पर्म में आपने जिस प्रकार से मेगा स्पोरोफिल, मेगा स्पोरेंजियम, इन सब के बारे में पढ़ा है, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम डिस्कस करने चल रहे हैं, राइट। हम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर डिस्कस करने चल रहे हैं कि जैसे आपने टेरिडोफाइटा में मेगा स्पोरोफिल पढ़ा था, तो उसी तरीके से यहाँ पर पिस्टिल है। जैसे आपने वहाँ पर मेगा स्पोरेंजियम पढ़ा था, बिल्कुल ठीक उसी तरीके का स्ट्रक्चर यहाँ पर ओव्यूल है। तो दिस ओव्यूल इज़ जस्ट इक्विवेलेंट टू मेगा स्पोरेंजियम, एंड द पिस्टिल इज जस्ट इक्विवेलेंट टू मेगा स्पोरोफिल। तो दिस होल द स्ट्रक्चर रेस्ट ऑन द सरफेस ऑफ फ्लैशी स्ट्रक्चर, दैट इज़ द थैलेमस। मैंने आपको इसके पहले भी बताया था कि जो फ्लावर्स होते हैं किसी भी प्लांट का, वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है फ्लावर। तो इसमें से चार वर्ल्ड में पाए जाते हैं कौन? इसके फ्लावर के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो होते हैं उनमें से जो दो तो एसेसरी पार्ट्स होते हैं। इनमें से सबसे बाहरी वर्ल्ड जो होता है वो कैलिक्स का होता है। उसके बाद उसके अंदर होता है जिसको हमने आपको कोरोला बताया था। आपको ये भी बताया था कि ये दोनों स्ट्रक्चर स्टेराइल होते हैं, इनका रिप्रोडक्शन में डायरेक्ट कोई रोल नहीं होता है, लेकिन इनडायरेक्ट रोल होता है। ये कोई इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है, कोई सीड डिस्पर्सल में मदद कर रहा है। तो दीज ऑल थिंग्स यू हैव सीन इन केस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। में बात करेंगे मार्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, उसमें आपने स्टडी किया होगा ये सब। बाकी जो दो स्ट्रक्चर हैं इनमें से एक मेल आर्गैन है, दूसरा फीमेल आर्गैन है। जो मेल आर्गैन है मैंने आपको एंड्रोसियम बताया था, उसकी स्ट्रक्चरल यूनिट को स्टेमेन बताया था। स्टेमेन का सारा स्ट्रक्चर हम पढ़ चुके हैं। स्टेमेन को माइक्रो स्पोरोफिल कहते थे, एंथर को माइक्रो स्पोरेंजियम जो पोलन चैम्बर है उसको कहते थे, और उसके अंदर माइक्रो स्पोर मदर सेल होती थी जिससे कि माइक्रो स्पोर टेट्राइड का निर्माण हुआ था, जिसको हम पोलन ग्रेन कहते हैं। हमने आपको ये भी बताया था कि पोलन ग्रेन जो होता है इसको मेल गैमीट नहीं समझना चाहिए। ये एक क्या होता है, ये मेल गैमीटोफाइट होता है, इट इज़ नॉट द मेल गैमीट, राइट। ये सारी बात हम लोगों ने आपसे चर्चा हम लोगों ने आपस में कर लिया था। आज मेगा स्पोरेंजियम की बात हो रही है, पिस्टिल की बात हो रही है, और इनसे जुड़े हुए कुछ टर्म्स। तो ज़रा एक बार ध्यान दीजिए कि जो पिस्टिल आपके सामने है, ये पूरा स्ट्रक्चर, पिस्टिल कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से लेके यहाँ तक नहीं है, पिस्टिल यहीं तक है बस। नीचे थैलेमस होता है और ये पेडिसल होता है फ्लावर का। तो ये जो पार्ट आप देख रहे हैं इसके तीन स्ट्रक्चर हैं। कौन कौन से? स्टिग्मा है, स्टाइल है और ओवरी। इन तीन पार्ट से मिल करके आपकी पिस्टिल बनती है। तो पिस्टिल हैज़ थ्री स्ट्रक्चर। पिस्टिल क्या होता है? ये स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ गायनोसियम। अब आप जानते हैं कि गायनोसियम एक ये फीमेल ऑर्गेन होता है, इट इज द फीमेल ऑर्गेन। गायनोसियम इज द फीमेल ऑर्गेन एंड इट इज मेड अप ऑफ आइदर वन और मोर देन वन पिस्टिल। क्वेश्चन ये है कि जिसे हम गायनोसियम कहते हैं इसमें कितनी पिस्टिल होती है?
तो पिस्टिल के साथ लगा हुआ एक टर्म होता है जिसको हम कार्पेल कहते हैं। क्या कहेंगे? कार्पेल बोलते हैं इसको हम। पिस्टिल को हम कार्पेल बोलते हैं। कार्पेल है क्या चीज़? एक पिस्टिल एक कार्पेल के बराबर होता है। वन पिस्टिल इक्विवेलेंट टू ये बेटा लाइट जलाओ जरा तो किया, सुनाई नहीं पड़ रहा? कमरे में अंधेरा है, सुन नहीं रही। यस, वेलकम बैक। थोड़ा डार्कनेस थी रूम में, सही किया। जी हाँ, बात कर रहा था मैं कार्पेल की कि पिस्टिल से कार्पेल का क्या संबंध होता है। व्हाट इज़ द रिलेशनशिप ऑफ पिस्टिल विथ कार्पेल। तो आप यहाँ पर ये समझ लीजिए कि जो पिस्टिल है वो है क्या चीज़? जो पिस्टिल है वो एक कार्पेल के इक्विवेलेंट होता है स्ट्रक्चर। द पिस्टिल इज जस्ट इक्विवेलेंट टू ए कार्पेल, राइट। कार्पेल क्या चीज़ होता है? कार्पेल स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी से मिलकर बनता है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं इस चीज़ को कि वन कार्पेल इक्वल्स टू वन पिस्टिल। वन कार्पेल इक्वल्स टू वन पिस्टिल। और ऐसे कई पिस्टिल मिल करके क्या बनाते हैं? एक गाइनोसियम बनाते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि जो पिस्टिल होता है, जो कार्पेल होता है, यही जो है इसका जो बेस होता है ये ओवरी का निर्माण करता है मिलकर। तो एक ओवरी के लिए अक्सर आपने टर्म सुना होगा कि ओवरी इज मोनोकार्पिलरी, बाई कार्पिलरी, ट्राई कार्पिलरी, इस तरीके के टर्म्स आपने सुने होंगे। इसको थोड़ा सा समझना बहुत ज़रूरी है कि जब आप ओवरी पर बात करते हैं कि कितने कार्पेल से मिलकर बना है, ये नोट कर लिया होगा आपने। अगर हम इसका ट्रांसफर सेक्शन काट दें, किसका? ओवरी का, और ट्रांसफर सेक्शन काट करके इसको हम इस प्रकार से देखें अगर, तो ओवरी ऐसी हो सकती है, ओवरी ऐसी हो सकती है, ओवरी ऐसी हो सकती है, ऐसी 1 2 3। तो ये यूनिकार्पिलरी ओवरी है। इसको हम बोलेंगे बाई कार्पिलरी, इसको बोलेंगे ट्राई कार्पिलरी। और अगर इस प्रकार का स्ट्रक्चर है तो इसमें कार्पेल गिन लीजिए 1 2 3 4 एंड 5। नाउ दिस स्ट्रक्चर इज पेंटा कार्पिलरी ओवरी। इस मायाजाल को थोड़ा सा क्लियर करना है कि पिस्टिल, कार्पेल, ओवरी, मोर देन वन कार्पेल, पॉलीकार्पिलरी ओवरी, बाई कार्पिलरी, ये क्या चक्कर है। तो आप इसको सीधा समझ सकते हैं। इसको और डायग्राम से हम आपको क्लियर करना चाहेंगे कि कार्पेल का ओवरी से एक्चुअली संबंध क्या होता है। इधर का अगर आप नोट कर लिए हो तो हम आगे बढ़े। लिख लिया है? जल्दी करिए इसको। एक ओवरी एक कार्पेल से भी बनी हो सकती। मैंने अभी आपको नोट कराया यहाँ पर कि वन कार्पेल इक्वल्स टू वन पिस्टिल। एक कार्पेल को अगर हम एक पिस्टिल मानते हैं तो एक पिस्टिल में एक स्टिग्मा है, एक स्टाइल है और एक ओवरी है, राइट। लेकिन ये उसके केस में है जहाँ पर कि ओवरी कैसी है, जहाँ पर कि ओवरी यूनिकार्पिलरी है, यानी कि इस प्रकार की कंडीशन है। लेकिन अगर इसमें तमाम चैम्बर बने हुए हैं, लोक्यूल्स उनको हम कहते हैं। ये जो चैम्बर होते हैं उनको क्या कहते हैं? लोक्यूल्स कहते हैं, ठीक है। ये जो चैम्बर है इसी में बीज बंद होता है, तो इनको हम लोक्यूल कहते हैं, ठीक है। और इसकी जो ये पूरा स्ट्रक्चर जो है, ये इसको चैम्बर तो कहेंगे, जो चैम्बर है वो लोक्यूल है। लेकिन चैम्बर को दीवार के साथ लेकर अगर हम देखें तो ये पूरा एक कार्पेल है। इसको अभी हम आपसे चर्चा करेंगे यहाँ पर। तो आप एक कार्पेल ये देख रहे हैं, ये पूरा स्ट्रक्चर। तो ओवरी अगर केवल एक ही कार्पेल की बनी है तो उसके अंदर केवल एक चैम्बर होगा, तो मोनोकार्पिलरी एंड यूनिलोक्यूलर स्ट्रक्चर कहा जाएगा इसको, ठीक है। कैसा कहेंगे? आप ये कहेंगे साहब एक नया टर्म आप लेकर के आ गए, लोक्यूल। ये आप सब मॉर्फोलॉजी में पढ़े होंगे 11th में।
लेकिन हमको बताना इसलिए ज़रूरी है कि आप कंफ्यूज हो जाओगे या सही से पढ़ के नहीं आए होगे, तो यहाँ पर जानना ज़रूरी है। तो आपने देखा कि एक पिस्टिल में एक स्टिग्मा होता है, एक स्टाइल होता है और एक ओवरी होती है। अब ज़रा देखिए ये स्ट्रक्चर, अगर हम इसे देखें, दूसरा स्ट्रक्चर ये है, तीसरा स्ट्रक्चर ये है, ऐसा स्ट्रक्चर। आप यहां पर अगर देखें तो स्टिग्मा कितना है 1, यहां स्टिग्मा कितना है 2, यहां पर स्टिग्मा कितना है 3। यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर केवल एक ही कार्पेल है, ओवरी जो है वो केवल एक कार्पेल से मिलकर बनी हुई है। तो हम इस कंडीशन में ओवरी को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे मोनोकार्पिलरी ओवरी। क्या बोलेंगे इसको? मोनोकार्पिलरी। इसको क्या बोलेंगे? बाईकार्पिलरी। इसको क्या बोलेंगे? ट्राईकार्पिलरी। अब आप यहां पर देखते जाइए कि इसमें स्टिग्मा एक था, स्टाइल एक था और एक ओवरी थी। स्टिग्मा कितना है 1, स्टाइल कितना है 1 और ओवरी कितना है? तो ओवरी हमेशा एक होती है, ध्यान रखना। बस उसमें जो कार्पेल्स होते हैं उनके आधार पर ओवरी के सामने 1 2 3 4 इस तरह लिखा जाता है, लेकिन होता एक ही है। ओवरी एक ही होती है जो एक कार्पेल से बनी हो सकती है या एक से अधिक कार्पेल से बनी हो सकती है। तो अगर ओवरी एक ही कार्पेल की है तो सिंगल स्टिग्मा, सिंगल स्टाइल एंड सिंगल ओवरी, राइट। अगर ओवरी एक से अधिक कार्पेल से बनी हुई है, मान लो जैसे यहाँ पर कंडीशन दिखाई जा रही है, तो इसमें अगर हम बात करें यहाँ पर स्टिग्मा कितना है 2, स्टाइल कितना है 2, ओवरी कितना है? ओवरी 1 है, परंतु कैसी है? बाईकार्पिलरी है। लेकिन इसके लिए जब आप जी लिखते हैं फ्लोरल फार्मूला में तो इसके सामने 2 लिखते हैं आप। ओवरी हमेशा एक होती है, लेकिन गायनोसियम के सामने 2 क्यों लिखा जाता है? इसलिए लिखा जाता है क्योंकि ओवरी में 2 कार्पेल हैं। तो अगर यहीं पर ये बटा है तो ये अपने आप इंडिकेट कर रहा है कि इसमें 2 कार्पेल हैं। अब वो 2 कार्पेल फ्यूज भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। अगर वो दोनों कार्पेल फ्यूज हैं, इस कंडीशन को हम बोलेंगे बाईकार्पिलरी ओवरी एंड सिंकार्पस कंडीशन। सिंकार्पस का मतलब क्या होता है कि दोनों कार्पेल आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक। यहां पर अगर हम देखें तो 3 स्टिग्मा दिखाया जा रहा है, इसका मतलब 3 कार्पेल हैं। अगर ये तीनों कार्पेल आपस में फ्यूज हैं तो ओवरी को ट्राईकार्पिलरी कहेंगे और सिंकार्पस कंडीशन कहेंगे। परंतु दूसरी कंडीशन ये भी होती है कि ओवरी में एक से अधिक कार्पेल हों और वो कार्पेल आपस में जुड़े ही ना हो, फ्यूज ना हो, तो उसको एपोकार्पस कंडीशन कहते हैं। वो भी आप डायग्राम से समझ लीजिए। इधर वाला मिटा दे रहे हैं इसको। अब जैसे इसे देखेंगे आप, अगर एक से अधिक है, मान लो कि बाईकार्पिलरी ओवरी बन रही है, ये है, ये कंडीशन बन रही है। क्या बोलेंगे इसको आप? हैं? इसको क्या बोलेंगे? एक कार्पेल ये है, दूसरा कार्पेल ये है, 2 कार्पेल हैं। ओवरी कैसी होगी? ओवरी कैसी है? बाईकार्पिलरी है। और कैसी है? एपोकार्पस कंडीशन है। जबकि यहां पर कैसा है? यहां पर सिंकार्पस है। ये कैसा है? सिंकार्पस है। आप सिंकार्पस ओवरी का अगर ट्रांसवर्स सेक्शन काटेंगे तो इस तरह दिखेगा। इस ओवरी को क्या बोलेंगे? बाईकार्पस। और कैसा बोलेंगे? सिंकार्पस। लेकिन अगर हम इस ओवरी का टीएस काटेंगे तो कैसा दिखेगा?
ऐसा दिखेगा। अगर ये दोनों आपस में फ्यूज होते तो ऐसे जुड़ जाते, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, लेकिन यहाँ क्या है, दोनों जुड़े नहीं हैं, दोनों अलग अलग हैं। और एपोकार्पस कंडीशन ये है, और सिंकार्पस कंडीशन कौन है, ये वाली है। तो ये ट्राई कार्पिलरी सिंकार्पस है, ट्राई कार्पिलरी सिंकार्पस ओवरी है। इसको बोलेंगे पेंटा कार्पिलरी सिंकार्पस ओवरी बोलेंगे। और यहाँ क्या है, इसमें बाई कार्पिलरी है एपोकार्पस। अब इसी तरीके से अगर हम ट्राई कार्पिलरी दिखाना चाहते हैं तो ट्राई कार्पिलरी में क्या होगा कि ये इधर देखेंगे, अगर हम ट्राई कार्पिलरी को दिखाना चाहते हैं तो इसमें आपको दिखाना होगा और एपोकार्पस कंडीशन। तो एक कार्पेल ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरा ये होगा, ऐसे इस तरह से। अब अगर आप देखें यहां पर तो तीनों कार्पेल फ्यूज नहीं है, बल्कि कैसे हैं, ये अलग अलग है, 1 2 एंड 3। तो तीनों कार्पेल यहां पर फ्यूज नहीं है, बट ऑल दीज आर रेस्टिंग ऑन द सिंगल कॉमन स्ट्रक्चर दैट इज द थैलेमस। तो इस प्रकार से कार्पेल तीनों के यहां पर 2 के अलग हैं, इसमें 3 कार्पेल अलग अलग हैं। इसमें क्या है कि 2 कार्पेल परंतु फ्यूज हैं, तो सिंकार्पस कंडीशन है। इसे क्या बोलेंगे, ट्राई कार्पिलरी बोलेंगे, और एपोकार्पस कंडीशन करेंगे इसको, ट्राई कार्पिलरी एपोकार्पस कंडीशन, ये कंडीशन बन रही है। बात समझ गए होंगे आप। तो इस तरीके से कार्पेल के बारे में आप समझ लीजिए अच्छी तरीके से। कार्पेल का मतलब सिंगल स्टिग्मा, सिंगल स्टाइल एंड 1 ओवरी। परंतु यही ओवरी जब एक से अधिक कार्पेल की हम बात करते हैं तो सिंगल स्टिग्मा, सिंगल स्टाइल एंड 1 ओवरी, बट दैट इज मेड अप ऑफ मोर देन 1 कार्पेल्स। इफ़ द कार्पेल्स आर फ्यूज्ड, तो ओवरी हमेशा एक ही होती है, लेकिन उसको हम संख्या से क्यों दिखाते हैं, क्योंकि वो हम उसके कार्पेल बता रहे होते हैं। तो जब कभी भी जी के सामने 1 2 3 इस तरह लिखा जाता है तो जी लिख करके 3 लिख रहे हैं। अब देखिए जैसे जी लिख कर और 1 लिख रहे हैं, तो ये कंडीशन क्या बनेगी, मोनोकार्पिलरी ओवरी है। लेकिन अगर हम जी के सामने 2 लिखते हैं और ब्रैकेट बंद कर देते हैं तो हम बोलेंगे कि ये सिंकार्पस है, बाई कार्पिलरी ओवरी है। और अगर एपोकार्पस लिखना है तो हम 2 के सामने इसको हम ब्रैकेट नहीं लगाएंगे इसमें, और इसको ऐसे ही बाहर लिख देंगे। तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पर ओवरी बाई कार्पिलरी है, परंतु कंडीशन एपोकार्पस बन रही है। आप अच्छी तरीके से सभी लोग समझ रहे होंगे हमारी बात को कि कार्पेल क्या है, स्टिग्मा स्टाइल का ओवरी से इसका क्या संबंध है। मैंने आपको सब बता दिया कि एक पिस्टिल एक स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी का बना है, परंतु ओवरी में एक से अधिक क्या हो सकते हैं, कार्पेल हो सकते हैं। और वो कार्पेल अगर आपस में संयुक्त हैं, जुड़े हैं, तो इस कंडीशन को सिंकार्पस बोलेंगे। और अगर अलग अलग हैं तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इट इज़ नोन एज एपोकार्पस कंडीशन। हमारे ख्याल से आपको ये सारी बात समझ में आ गई होगी। ये फीमेल स्ट्रक्चर बाहर अभी हम देख रहे हैं आपको, ठीक है। अब जब हम ट्रांसफर सेक्शन काटते हैं तो ओवरी में जो चैम्बर्स बनते हैं, कार्पेल की दीवारें मिलकर एक चैम्बर बनाती हैं, जो सेंट्रल चैम्बर होता है, दरअसल में हम उसको लोक्यूल कहते हैं। और इसी लोक्यूल के अंदर बीज बंद होता है, राइट। अब ये बीज की अर्ली स्टेज क्या होती है, उसको हम ओव्यूल बोलते हैं। आपको मालूम है कि एंजियोस्पर्मिक यानी फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं ये सब सीड बियरिंग प्लांट्स होते हैं। आप कहेंगे साहब सीड बियरिंग प्लांट्स तो जिम्नोस्पर्म भी थे, लेकिन जिम्नोस्पर्म में सीड होता था परंतु वहाँ पर ओवरी नहीं होती थी। तो बीज कैसा होता था, तो नेकेड सीड बोलते थे, इसलिए नाम पड़ा जिम्नो। जिम्नो माने क्या होता है, नेकेड, स्पर्मा माने होता है सीड। तो नेकेड सीड बियरिंग प्लांट्स, और यहाँ पर नेकेड सीड नहीं है बल्कि क्या है, ये क्लोज्ड सीड बियरिंग प्लांट्स हैं। क्लोज्ड इसलिए हैं क्योंकि जो सीड्स होते हैं दीज आर नॉट नेकेड बट प्रेजेंट इन ए चैम्बर। अब अगर हम देखें कि जो सीड है वो किसका रूप है, तो अर्ली स्टेज सीड का क्या होता है, ओव्यूल, जो फर्टिलाइजेशन के बाद सीड में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ तक कि ये सारे स्ट्रक्चर पर कोई सवाल पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, और आप अगर इसे कॉपी कर रहे हैं तो जल्दी कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ें। कोई सवाल पूछना आप लोगों में से किसी को, एनी क्वेश्चन? वुड यू लाइक टू आस्क एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन एट ऑल। तो इस तरीके से ये आप देखें। अब हम बात करेंगे इसमें कि वो जो लोक्यूल है और इसका ओवरी का ओव्यूल से क्या संबंध है।
come to the next. इसे देखेंगे आप स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर आपके सामने है, एक सिंगल पिस्टिल, खूब समझ चुके हैं, ये स्टिग्मा है, दिस वन इज द स्टाइल, दिस वन इज द ओवरी एंड द स्ट्रक्चर इनसाइड इट. This one you can see here. This structure is known as ovule. It is equivalent to the megasporangium. ये क्या है? मेगास्पोरेंजियम है. After fertilization, changes to एक ओव्यूल एक सीड में चेंज हो जाएगा इस तरह से. तो फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल जो होता है दैट चेंजेस टू सीड. ये कंडीशन है जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर. स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. ओवरी के अंदर कौन है? मेगास्पोरेंजियम है. एंड दिस मेगास्पोरेंजियम हैव टू डेवलप द मेगास्पोर. आप क्वेश्चन ये है कि मेगास्पोर कहाँ होगा? तो मेगास्पोर हम तभी जानेंगे जब हमको ओव्यूल का डिटेल स्ट्रक्चर पता होगा, राइट. यहाँ पर जो ओव्यूल है वो जिस चैम्बर में बंद होता है हम उसे क्या कहते हैं? उसको लोक्यूल कहते हैं. यानी कि एक ओवरी हम आपको ऐसी दिखा रहे हैं. ये है. अगर आप देखें तो इसमें कितने चैम्बर हैं? एक चैम्बर ये है, दूसरा चैम्बर ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है. एक लॉक्यूल में यहाँ पर बंद होता है कौन? ओव्यूल बंद होता है, जो कि आगे चलकर सीड में कन्वर्ट हो जाता है. तो ओव्यूल यहाँ पर कहाँ है? दिस स्ट्रक्चर. ठीक है, दिस वन. हम चूंकि ये इसको स्ट्रेट होना चाहिए तो बोर्ड में इस प्रकार हम दिखा नहीं सकते, अदरवाइज क्योंकि ये टीएस है ना ओवरी का, तो ओव्यूल भी टीएस में ही कटा हुआ दिखेगा. लेकिन हम इसको आपको पूरा दिखा दे रहे हैं, ऐसा होता नहीं है. बस खाली हम इसकी लोकेशन दिखा रहे हैं कि हमारा जो ओव्यूल है वो कहाँ पर बैठा हुआ है. तो वो ये है. आप पूरा ओव्यूल आप पहचान ही नहीं पाएंगे अगर इसको टीएस में दिखा देंगे तो छोटा सा ऐसे एक चैम्बर टाइप का दिखेगा. तो यहाँ पर होता है, ऐसे ये होते हैं. इसका मतलब ये हो गया कि जो ओव्यूल है वो ओवरी के एक चैम्बर में बंद होता है. अगर ओवरी में मोनोकार्पिलरी कंडीशन है तो एक ही चैम्बर होगा, और उस कंडीशन यहाँ पर चैम्बर को लोक्यूल कहते हैं. यानी कि ओव्यूल जिस चैम्बर में बंद होता है मेगास्पोरेंजियम, जो आगे चल करके सीड में कन्वर्ट होगा, तो हम इस चैम्बर को क्या नाम देते हैं? दिस चैम्बर इज नोन एज लोक्यूल. द चैम्बर इन विच, द चैम्बर ऑफ ओवरी इन विच, द चैम्बर ऑफ ओवरी in which the ovule present. This structure is known as locule. हम इसी को कहते हैं. यानी कि वो चैम्बर जिसमें कि लोक्यूल क्या नाम है, ओव्यूल बंद होता है,
हम उसे लोक्यूल कहते हैं, LOCULE, लोक्यूल। ये एक चैम्बर है। अगर ओवरी में एक ही लोक्यूल है तो निश्चित रूप से वो मोनोकार्पिलरी थी। अगर वो बाई कार्पिलरी है तो 2 ओव्यूल हो सकते हैं, लोक्यूल हो सकते हैं। ट्राई कार्पिलरी है तो 3 लोक्यूल हो सकते हैं, इस तरीके से। तो इस प्रकार ओवरी में जो स्ट्रक्चर्स इससे संबंधित थे उन टर्म्स के बारे में, और वो कौन से स्ट्रक्चर हैं, उनका इससे क्या संबंध है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है सारी चीज़ें। अब हमको बात करनी है कि इस जो ओव्यूल है इसका स्ट्रक्चर क्या है। ठीक, आपके कोर्स में ओव्यूल का टाइप नीट में नहीं है। नीट में केवल सिंगल टाइप का ओव्यूल आप पढ़ेंगे। तो जो नीट से संबंधित है वो हम आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं कि यहाँ पर ओव्यूल्स जो होते हैं, अन्यथा टाइप ऑफ ओव्यूल कई होते हैं, और हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जिम्नोस्पर्म में भी ओव्यूल पाए जाते हैं। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि सबसे पहले ओव्यूल किस प्रकार के प्लांट में बना। तो आपको ध्यान रखना है कि जिन प्लांट्स में सीड का निर्माण होता है उन सभी में ओव्यूल होगा। तो क्या आप टेरिडोफाइटा में ओव्यूल ढूंढ रहे हैं क्या? तो उत्तर है कि साहब टेरिडोफाइटा तो क्रिप्टोगेमिया में आता है, वहाँ पर बीज बनता नहीं है, तो हम वहाँ पर ओव्यूल क्यों ढूंढेंगे? हम तो वहाँ ओव्यूल नहीं ढूंढेंगे, तुम्हें जो करना हो कर लो। तो पूछेंगे कहें साहब अच्छा हमें ये बताओ कि फिर ओव्यूल कहाँ मिलेगा? तो कह देंगे जितने सीड बियरिंग प्लांट्स होते हैं, जिन्हें हम फेनेरोगेम्स कहते हैं। और ये सीड बियरिंग प्लांट्स कौन से होते हैं? तो कह देंगे भैया द्वितीय ग्रुप है। एक ठीक कौन है? तो कह देंगे साहब एक ठीक जिम्नोस्पर्म है और दूसरा एंजियोस्पर्म है। तो कहें कि पहले जिम्नोस्पर्म आया या पहले एंजियोस्पर्म आया, तो हम इस विवाद में यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं। इवोल्यूशन का विषय है, एक नया चैप्टर खुल जाएगा। आप केवल इतना जानिए कि जिनमें सीड है उन्हें हम फेनेरोगेम्स कहते हैं। अब ये जो फेनेरोगेम्स हैं इनमें जिम्नोस्पर्म को नेकेड हमने बोल दिया, नेकेड सीड प्लांट्स हैं क्योंकि वहाँ पर ओवरी नहीं है। लेकिन फ्लावरिंग प्लांट्स जितने भी होते हैं, 2 क्लास है फ्लावरिंग प्लांट्स के एंजियोस्पर्म के, जिनमें एक का नाम है मोनोकॉट और दूसरे का नाम है डाइकॉट। तो मोनोकॉट और डाइकॉट ये 2 प्लांट्स ऐसे फ्लावरिंग प्लांट्स के हैं कि जिनमें ओवरी बनती है। तो ऐसी कंडीशन में निश्चित रूप से वहाँ पर सीड का फॉर्मेशन होता है। बात अच्छी तरह समझ चुके होंगे, मोनोकॉट एंड डाइकॉट प्लांट्स, राइट। मोनोकॉट और डाइकॉट के विवाद में भी अभी नहीं पढ़ना है, एम्ब्रायोजेनेसिस में आगे हम बताएंगे कुछ सर्टेन डिग्री ऑफ डिफरेंसेज है। ठीक, तो इस तरीके से अब क्वेश्चन हमारा ये है कि ये जो ओव्यूल यहाँ पर ओवरी के अंदर बंद है, हकीकत में ये है क्या? तो हम आपसे यही बताएंगे कि जैसे हम लोग टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म में मेगास्पोरेंजियम पढ़कर आए थे, बिल्कुल ठीक वही है ये स्ट्रक्चर ओव्यूल। यहाँ पर हम मेगास्पोरेंजियम बोलेंगे, बट द टर्म ओव्यूल वाज नॉट यूज्ड इन टेरिडोफाइट्स बिकॉज देयर वाज नो सीड देयर, राइट। तो यहाँ पर हमें बात करनी है कि जो ओव्यूल है इसकी बनावट क्या होती है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। तो पहले इनके पार्ट्स के बारे में हम पढ़ लें, फिर इनका टाइप देखना है और फिर किस में कैसी कंडीशन होती है। आइए देखते हैं। फिलहाल बोर्ड पर जो लिखा है यू कैन कॉपी इट एंड यू हैव 1 मिनट टू कॉपी इट। इधर बनाते हैं। आपको पढ़ना है ओव्यूल के बारे में कि ये है क्या। दिस स्ट्रक्चर
ये स्ट्रक्चर आपके सामने ओव्यूल का है, ऐसा दिखता है। ओव्यूल के जो पार्ट्स हैं पहले उनको नोट कर लेंगे एक एक करके कि ओव्यूल के पार्ट्स क्या क्या हैं। ओव्यूल्स के पार्ट की बात कर लें, ये स्ट्रक्चर हटा देना यहां से। यहां पर सबसे पहले आप बात करेंगे कि ओव्यूल जो होता है ओवरी के जिस पॉइंट पर जुड़ा होता है, जिस स्ट्रक्चर की मदद से, उसका नाम फ्यूनिकल है। ये आपके सामने कह रहे हैं कि ओवरी में ओव्यूल ओवरी के जिस पॉइंट पर अटैच होता है, ध्यान दीजिए, द पॉइंट ऑफ द ओवरी एट विच द ओव्यूल इज अटैच्ड। ओवरी के जिस पॉइंट पर ओव्यूल अटैच होता है, क्या नाम देते हैं इसको? इट इज नोन एज प्लेसेंटा। क्या नाम देंगे? इट इज नोन एज द प्लेसेंटा। अब प्लेसेंटा है कहां पर बेटा? दिस पॉइंट इज नोन एज प्लेसेंटा। यानी कि ओवरी के जिस पॉइंट पर ओव्यूल का अटैचमेंट है, दैट पॉइंट इज नोन एज प्लेसेंटा, राइट। अपने जिस स्ट्रक्चर की मदद से ये जुड़ा होता है, हम उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं फ्यूनिकल। तो विद द हेल्प ऑफ फ्यूनिकल the ovule is attached to the ovary at a point, that point of attachment is known as placenta. Ovule is attached to the point of ovary that is known as placenta with the help of its structure that is known as फ्यूनिकल। ये स्ट्रक्चर फ्यूनिकल है जिसकी मदद से ओवरी पर जुड़ा हुआ होता है ओव्यूल, और उस पॉइंट को हम नाम देते हैं प्लेसेंटा। जिसकी मदद से जुड़ा होता है हम उसको बोलते हैं फ्यूनिकल। बात समझ गए? ये पूरा स्ट्रक्चर ओव्यूल है, इस बात को आप ध्यान रखना। अब ये कह रहे हैं कि एक तो फ्यूनिकल है, बाकी रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द ओव्यूल इज नोन एज बॉडी। एक है फ्यूनिकल ओव्यूल का, दूसरा बाकी स्ट्रक्चर जो है वो क्या कहलाएगा? इट इज नोन एज द बॉडी। तो बॉडी फ्यूनिकल से जिस पॉइंट पर अटैच है, दैट पॉइंट इज नोन एज हाइलम, जो यहाँ पे दिखाया गया है, दिस पॉइंट। अगर हम यहाँ पर फ्यूनिकल को छोड़ दें, यानी कि ओव्यूल के दो पार्ट हैं, इनमें से पहला है फ्यूनिकल और दूसरा कौन है? इट इज द बॉडी। तो कह रहे हैं कि ओव्यूल की बॉडी फ्यूनिकल पर जिस पॉइंट पर अटैच होती है, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज हाइलम। तो वो हाइलम है कहाँ पर? दिस पॉइंट, इट इज द हाइलम। यू कैन सी हियर, इट इज द हाइलम। तो रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर, दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ द ओव्यूल इज नोन एज बॉडी, एंड दिस बॉडी इज अटैच टू द फ्यूनिकल एट द पॉइंट दैट इज नोन एज हाइलम, राइट। इस पॉइंट को आप नोट कर लेंगे, एनसीईआरटी की लाइन है कि ओव्यूल का पूरा स्ट्रक्चर फ्यूनिकल के जिस पॉइंट पर अटैच है, ओव्यूल का पूरा स्ट्रक्चर, व्हाट डू मीन बाय ओव्यूल का पूरा स्ट्रक्चर? इट इज कॉल्ड एज बॉडी। तो यू कैन से द बॉडी ऑफ ओव्यूल इज अटैच्ड विद द हाइलम, विद द फ्यूनिकल एट द पॉइंट, एंड दैट स्पेसिफिक पॉइंट इज नोन एज हाइलम। आप बात समझ गए होंगे। तो इस तरीके से इस पॉइंट को भी हम नोट कर लेंगे। क्या नोट कर लेंगे? द पॉइंट एट विच the body of ovule is attached, body of ovule is attached to funicle, attached with funicle
क्या नाम देंगे इसका? इट इज नोन एज, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज हाइलम। ओव्यूल का वो पॉइंट जिस पर कि इसकी बॉडी इसके फ्यूनिकल से अटैच होती है, दैट पॉइंट ऑफ अटैचमेंट इज नोन एज व्हाट? इट इज कॉल्ड एज हाइलम। तो where is that structure? This one, the hilum, and this rest of the body of the ovule is known as body, and here this body is attached to the funicle at the point which is known as hilum। ये हाइलम की बात भी आप समझ गए। अब आइए और बात करते हैं कि बॉडी में क्या क्या स्ट्रक्चर होता है। तो बॉडी में एक तो माइक्रोपाइल होता है, ध्यान रहे, ये इसका माउथ भी हो सकता है। द ओपनिंग ऑफ द ओव्यूल आउटसाइड इट इज नोन एज माइक्रोपाइल। यू कैन सी हियर दिस स्ट्रक्चर द माइक्रोपाइल, जो कि पोलन ट्यूब के एंट्री का रास्ता होता है। तो इस तरीके से ओव्यूल में दिस स्ट्रक्चर द माउथ ऑफ द ओव्यूल इट इज नोन एज, इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। और इस माइक्रोपाइल को सराउंड करने के लिए 2 लेयर का इंटेगुमेंट होता है। ये बात ध्यान रखेंगे कि 2 लेयर का इंटेगुमेंट होता है, इसलिए सभी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में ओव्यूल बाईटेगमिक होता है। यहाँ पर माइक्रोपाइल को घेरने के लिए 2 इंटेगुमेंट्स हैं, आउटर इंटेगुमेंट एंड दिस वन इज द इनर इंटेगुमेंट। अभी सवाल पूछा गया था टीजीटी में कि एंडोथीसियम क्या होता है, एंडोथीलियम क्या होता है। तो ये स्ट्रक्चर आप अच्छी तरह समझ गए हैं कि ये कहाँ पर है, अभी सवाल पूछा गया था। तो इसकी इनर लेयर होती है, उसी को हम बोलते हैं जो इनर इंटेगुमेंट होता है, राइट। तो इस तरीके से ये आउटर इंटेगुमेंट होता है, ये इनर इंटेगुमेंट होता है। आगे चल करके आउटर और इनर यही इंटेगुमेंट जो होते हैं वो सीड कोट का निर्माण करते हैं। चने का जो छिलका होता है, मटर के बीज का जो छिलका होता है, ये ओव्यूल के इंटेगुमेंट से ही बनता है। तो इंटेगुमेंट्स आगे चलकर सीड कोट का निर्माण करेंगे। वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दिस सीड कोट इन डिटेल जब हम आप आगे आएंगे और एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ाएंगे आपको, उसमें बताएंगे कि ये सीड कोट का स्कोप क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से आउटर और इनर इंटेगुमेंट होता है, और ओव्यूल के अंदर घुसने का जो मार्ग होता है, तो जो पॉइंट होता है ओपनिंग, दैट पॉइंट इज नोन एज माइक्रोपाइल। हम इसे क्या कहते हैं? इट इज नोन एज द माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल का जस्ट अपोजिट एंड जो होता है इट इज नोन एज चलाजा। इसका माइक्रोपाइल का जो अपोजिट एंड होता है हम इसे क्या बोलेंगे? इट इज नोन एज चलेजा। ये क्या होता है? माइक्रोपाइल का अपोजिट होता है। रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द ओव्यूल इज नोन एज न्यूसिलस। ये जो मेजर पार्ट होता है ओव्यूल का, उसको हम न्यूसिलस बोलते हैं। आप बात समझ गए होंगे सभी टर्म्स के बारे में, तो आप इनको पॉइंट्स भी नोट कर लीजिए कि क्या क्या है। अभी तक हमने आपको हाइलम के बारे में बताया कि जहाँ पर बॉडी फ्यूनिकल से अटैच होती है, दैट इज नोन एज हाइलम। द माउथ ऑफ द ओव्यूल इज नोन एज माइक्रोपाइल। ये स्ट्रक्चर हटा रहे हैं। Yes, the mouth of the ovule is known as micropyle। हम इसी को माइक्रोपाइल कहते हैं। बॉर्डर्ड बाय द इंटेगुमेंट्स। ये जो इंटेगुमेंट्स होते हैं, देयर आर 2 इंटेगुमेंट्स। कितने होते हैं? 2। कितने इंटेगुमेंट्स होते हैं? 2 इंटेगुमेंट्स होते हैं। दो इंटेगुमेंट्स होते हैं, आउटर एंड इनर इंटेगुमेंट्स। आउटर एंड इनर इंटेगुमेंट्स, 2 प्रकार के इंटेगुमेंट्स होते हैं।
ठीक है, वो आपको यहाँ दिखाए गए हैं। द अपोजिट एंड ऑफ माइक्रोपाइल इज नोन एज चैलेजा। दिस स्ट्रक्चर ये है सामने, ये इधर माइक्रोपाइल है एंड दिस वन इज द चैलेजा। इसका जस्ट अपोजिट एंड होता है। ठीक है, तो माइक्रोपाइल का जस्ट अपोजिट एंड जो होता है इसको हम चैलेजा बोलते हैं। जो आपके सामने यहाँ दिख रहा है दिस वन, ये माइक्रोपाइल है। अब ये जो बाकी पूरा जो टिश्यू है, जो रेस्ट ऑफ द पोर्शन है ओव्यूल का, दैट इज नोन एज न्यूसिलस। द रेस्ट ऑफ द पार्ट, यू कैन राइट हियर, द रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ ओव्यूल इज नोन एज न्यूसिलस। हम इसे न्यूसिलस के नाम से जानते हैं। कॉपी कर लीजिए इसको। ओव्यूल का बाकी सारा जो पार्ट होता है उसको हम न्यूसिलस के नाम से जानते हैं। ओव्यूल में जितने पार्ट थे हमने आपको समझा दिया। ओव्यूल के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जो डेवलप होता है फर्टिलाइजेशन के दौरान, उससे जस्ट पहले डेवलप होता है, और उस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं एम्ब्रायोसैक। क्या कहेंगे? द स्ट्रक्चर इज नोन एज एम्ब्रायोसैक। एक चैम्बर का डेवलपमेंट होता है जिसके अंदर एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट होगा, जिसके अंदर एम्ब्रायो बंद होता है, उसको हम बोलते हैं एम्ब्रायोसैक। क्वेश्चन ये है कि ये बनता कैसे है। दूसरी चीज़ ये है कि क्या मेगास्पोरेंजियम के अंदर अभी कोई ऐसा स्ट्रक्चर बना है जो फीमेल गैमीट को रिप्रेजेंट करता हो? उत्तर है नहीं। इसका मतलब ये हो गया कि हमने मेगास्पोरेंजियम तो पढ़ लिया कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, परंतु मेगास्पोरोजेनेसिस कैसे होगी इसके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे। बिफोर गोइंग टू दैट स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस द मेगास्पोरोजेनेसिस, उसके पहले आपसे ओव्यूल से संबंधित कुछ सवाल पूछे जाएंगे। पहली बात आप ये जान लीजिए कि एंजियोस्पर्म में जितने भी ओव्यूल्स होते हैं, दीज ऑल आर बाइटेगमिक, मीन्स दीज आर मेड अप ऑफ 2 इंटेगमेंट्स। दिस पॉइंट मस्ट बी नोटेड एंड हाईलाइटेड, राइट। इसके बारे में जान लीजिए आप, क्योंकि डिफरेंस यहाँ पर है जिम्नोस्पर्म से, तो सवाल बनेगा। आप मिटा दे रहे हैं इसको। करेंगे। ओव्यूल्स जो होता है, ओव्यूल ऑफ ऑल दी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैव 2 इंटेगमेंट्स, सो द ओव्यूल इज बाइटेगमिक। बाई माने 2, टेगमिक माने होता है इंटेगमेंट्स। यहाँ पर 2 इंटेगमेंट हैं, आउटर एंड इनर। इसी के आधार पर हमने क्या कहा इनको कहा कि ये ओव्यूल जो होता है वो बाइटेगमिक होता है। तो ये फ्लावरिंग प्लांट्स का स्पेशल फीचर है, ध्यान रहे। और अगर हम यही चीज़ अगर कंपेयर करें जिम्नोस्पर्म में, क्या होता है कि सिंगल इंटेगमेंट होता है। किसमें? जिम्नोस्पर्म में। द ओव्यूल ऑफ जिम्नोस्पर्म्स
have इसलिए हम इसे यूनिटेग्मिक बोलते हैं। और बाईटेग्मिक ओव्यूल जो होता है वो एंजियोस्पर्म में बनता है। ये है बाईटेग्मिक ओव्यूल फॉर्म्ड इन एंजियोस्पर्म एंड यूनिटेग्मिक ओव्यूल फॉर्म्ड इन जिम्नोस्पर्म। ये बेसिक डिफरेंस है दोनों में। दूसरी चीज़ ये है कि केवल एक ही प्रकार का ओव्यूल बनता है जिम्नोस्पर्म में। ओरिएंटेशन के आधार पर इसको हम बोलते हैं आर्थोट्रोपस ओव्यूल। कहाँ पर बोलते हैं? जिम्नोस्पर्म में। जिम्नोस्पर्म में स्ट्रेट ओव्यूल का होता है फॉर्मेशन। ठीक, ये किस प्रकार का है? ये एनाट्रोपस है। हम आपको बता दे रहे हैं, अभी जो सवाल बन सकते हैं उस पर बात कर रहे हैं। ओव्यूल जो जिम्नोस्पर्म में होता है वो स्ट्रेट होता है, कर्व्ड नहीं होता। हम इसे बोलते हैं ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। जिम्नोस्पर्म में ओव्यूल कैसा होता है? ऑर्थोट्रोपस होता है। ये ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल क्या होता है? स्ट्रक्चर ये है। ये स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं। यहां पर दिस वन माइक्रोपाइल है और ये इंटेगुमेंट है। एंड दिस वन इज फ्यूनिकल। ये स्ट्रक्चर जो आप देख पा रहे हैं यूनिटेग्मिक एंड ऑर्थोट्रोपस स्ट्रेट ओव्यूल होता है ये, जिसको ऑर्थोट्रोपस कहा जाता है। जबकि एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में, जिम्नोस्पर्म में केवल यही एक ओव्यूल होता है ऑर्थोट्रोपस। लेकिन जब हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स की बात करते हैं तो उसमें 5 डिफरेंट प्रकार के ओव्यूल्स पाए जाते हैं। 5 डिफरेंट टाइप ऑफ ओव्यूल्स फाउंड इन फ्लावरिंग प्लांट्स, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। आप बात करेंगे 5 डिफरेंट प्रकार के होते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन पर सवाल बनेगा कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल फाउंड इन फ्लावरिंग प्लांट्स, इट इज एनाट्रोपस। एनाट्रोपस हम अपने अगले लेक्चर में बात करेंगे। अगले लेक्चर में बात करेंगे कि ये जो ओव्यूल्स होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, इनके अंदर मेगा स्पोर का फॉर्मेशन अर्थात मेगा स्पोरोजेनेसिस कैसे होती है और इसके आगे की कहानी। ठीक, अपने अगले लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अभी से इस चैप्टर में 2 लेक्चर हमारे और लगेंगे, ये ख़त्म हो जाएगा आपका ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, राइट। तो इस तरीके से ये जो आज हमने आपको बताया कि मेगा स्पोरोजेनेसिस कैसे होगी, ये तो हुआ नहीं। मेगा स्पोरेंजियम क्या है, ओव्यूल को मेगा स्पोरेंजियम कहते हैं तो क्यों कह रहे हैं, ये टेरिडोफाइटा या ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म से किस प्रकार सिमिलर है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया है। आज के लेक्चर में इतना ही। अपने अगले लेक्चर में टाइप ऑफ ओव्यूल इन एंजियोस्पर्म की बात करेंगे और उसके आगे की कहानी बताएंगे आपको। आज अगर कोई सवाल इस पर, इस लेक्चर से संबंधित पूछना हो तो यू आर मोस्ट वेलकम। You can ask question. Any question you would like to ask? Anybody else? Anybody else who want to ask question? No question. Right. Just I am going to close this class. Okay. Take care.